आपको क्या लग रहा है कि अगर आप पिछड़ गई हैं इतना और तेजस्वी का जो आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था, जो उत्साह दिखाई दे रहा था, और एक बात की खूब चर्चा थी, मैं भी बिहार में था, राकेश भी बिहार में थे, तो हमने सुना कि वहां पर लोग खूब कह रहे थे कि जेडीयू और बीजेपी के जो वोटर्स हैं वो साइलेंट वोटर्स हैं, वो चुपचाप अपना काम करते हैं, जिस दिन बटन दबाना होता है तो वो अति उत्साह नजर आ रहा था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, आरजेडी के कार्यकर्ताओं का। देखिए, ऐसा है कि अभी तो 1/3 वोट काउंटिंग हुई है और आप इस निर्णय सुनाने की जल्दी में मुझे लग रहे हैं इस प्रोसेस से गुजरिए, क्योंकि जो हमने देखा है, आंखें भी जो है वो किसी को धोखा नहीं देती और मुद्दे जो हैं वो कहीं पीछे नहीं जाते। हो सकता है कि किसी तरह का पोलराइजेशन उन्हें थोड़े समय के लिए अपनी जगह से आगे पीछे करता है, लेकिन मुद्दे अपनी जगह पर वापस आते हैं और वो कायम होते हैं। तो अभी जब 1/3 वोटिंग हुई है, स्लो वोटिंग वो वोट काउंटिंग हो रही है, 1/3 काउंटिंग हुई है, तो हमको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि एग्जिट पोल जब आए थे तब आप लोग खूब खुश दिखाई दे रही थी, आप लोगों को लग रहा था कि अब आपकी सरकार बन गई है। वो एग्जिट पोल जो है वो किस आधार पर एग्जिट पोल आता है ये आपको भी पता है, और उसका डेटा कितना बड़ा होता है ये आपको भी पता है। अब तो 1 करोड़ से ज्यादा मतों की गिनती हो चुकी है बिहार में, तो ये रुझान भले ही सही, लेकिन एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अभी तक जो गिनती हुई है वोटों की, उसमें कम से कम कुछ चीजें तो स्पष्ट हो ही रही हैं। देखिए, 4.5 करोड़ वोट पड़े हैं, तो उसमें से अगर 1 करोड़ से थोड़े ज्यादा की अगर हम काउंटिंग की बात करें, थोड़ा सा सब्र रखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब ओपिनियन पोल आए थे तो आप सब बहुत खुश हो रहे थे। आपको तो नहीं बोलूंगी, आप पत्रकार हैं, मैं मानती हूँ कि आप बिल्कुल मनोज तिवारी हैं, उनको आप मनोज तिवारी हैं इस वक्त हमारे, उनको बोल सकती हैं आप। अच्छा, ठीक है, तो मैं आपके जरिए उनसे बोलूंगी, क्योंकि मेरे लिए तो आपसे बात हो रही है। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब ओपिनियन पोल आए थे तो आप भी बहुत खुश थे। एग्जिट पोल आए हैं तो हम खुश हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अब जब निर्णय आने वाले हैं उसमें अभी आधे से ज्यादा, मतलब 1/3 ही वोट हुए हैं। नहीं ठीक है, और ये बनता भी है विद्या। देखिए, आप जो दबाव डाल रहे थे वो दबाव भी मत डालिए, क्योंकि नहीं, लेकिन राकेश एक बात तो है ना, एक चीज तो है ना कि देखिए 70 सीटों पर इस बार कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, और रुझान में ही सही अभी 20 का आंकड़ा भी कांग्रेस पार नहीं कर पा रही है। स्ट्राइक रेट तो कांग्रेस का अभी रुझान में ही बहुत खराब चल रहा है, हालांकि नतीजों का थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हाँ जी, मनोज तिवारी से मैं सवाल पूछता हूं। मनोज जी, आपको यह लगता है कि कांग्रेस ने ज्यादा नुकसान कर दिया, जो अखिलेश का यूपी में किया था वही बिहार में जाकर तेजस्वी यादव का कर दिया? बात को चुनाव प्रचार के दौरान भी मैंने इसको महसूस किया कि कांग्रेस के साथ जाने से तेजस्वी का और भी ज़्यादा नुकसान हुआ, और कांग्रेस की जो नीतियां हैं बिहार को लेकर के, बिहार के बच्चों को लेकर के, बिहार के बारे में टिप्पणी करके, बिहार के मजदूरों को कोरोना संकट में जिस प्रकार से महाराष्ट्र से जाना पड़ा, भले ही कितनी तरह से आप बिहार पे थोपने की कोशिश करें, लोगों को ये पता है कि जहां से बिना खाने पीने रोटी निकल जाना पड़ा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बिहार चुनाव पर बड़ी खबर आ रही है। मनोज जी, मैं आपको रोक रहा हूं, पहला नतीजा आया है, देखिए पहला नतीजा रक्सौल से आया है। बीजेपी के प्रमोद कुमार यहां से चुनाव जीत गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पहला नतीजा आ गया है, रक्सौल से प्रमोद कुमार बीजेपी के चुनाव जीत गए हैं, और रुझान देखिए अब धीरे धीरे नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो रुझान दिख रहा है उस पर ज्यादा अविश्वास दिखाने की जरूरत नहीं है, ये रुझान नतीजों में बदल सकते हैं। रक्सौल से इस वक्त बड़ी खबर है, बीजेपी ने पहली जीत हासिल की है, नतीजा आ गया है, रक्सौल से बीजेपी के प्रमोद कुमार ने जीत हासिल कर ली है। तो ये बड़ी जीत, पहली जो है केवटी से भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। बिहार चुनाव का पहला नतीजा जो रक्सौल से विद्या ने बताया, रक्सौल से बीजेपी के प्रमोद कुमार सिन्हा जीत हासिल कर चुके हैं। कांग्रेस के प्रतिद्वंदी से वो आगे चल रहे थे, निर्दलीय उम्मीदवार को प्रमोद ने हरा दिया है। हालांकि बाद में ये बाजी थोड़ी सी बदल गई थी और उसके बाद केवटी से भी बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई है। तो ये 2 जगहों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। बिहार चुनाव के 2 नतीजे आ चुके हैं। अब तक हम लगातार रुझानों को लेकर बातचीत कर रहे थे। मनोज तिवारी, 2 जीते तो आपको मुबारक है, चलिए रुझानों पर बातचीत चल रही थी, लेकिन अब विनोद अग्निहोत्री जी, आपसे एक सवाल, जो सवाल मैंने मनोज तिवारी से पूछा था, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने ज्यादा नुकसान कर दिया? क्योंकि पिछले चुनाव में 41 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, 27 सीटें पर जीत मिली थी, इस बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ गई और 27 भी नहीं मिल रही है, 22
यूपी जैसी स्थिति? मुझे लगता है कांग्रेस ने नुकसान क्या किया। बिहार का जो सच है, जो हम लोग बातचीत में भी कह रहे हैं कि वहाँ 3 फोर्सेस हैं, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी। जो दो एक तरफ हो जाती है उसकी जीत हो जाती है। तो चूंकि इस बार, पिछली बार आरजेडी, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू और 47 सीटों में 27 सीटें आ गई। इस बार जेडीयू बीजेपी के साथ चला गया, तो कांग्रेस और आरजेडी मिलकर नहीं बना पाए जो नंबर उनको चाहिए था। तो मुझे लगता है विनोद जी आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है, कुछ तकनीकी खामी मुझे लगता है, उसको हम दुरुस्त करवाते हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे। एमके वेणु साहब हमारे साथ हैं। एमके वेणु साहब, क्या लग रहा है इस बार बिहार ने किस आधार पर चुनाव में वोट किया है? और अगर जेडीयू नीचे जा रही है, बीजेपी ऊपर जा रही है, कांग्रेस नीचे जा रही है और आरजेडी ऐसा लग रहा है कि लगभग वहीं पर है, तो आपका आकलन क्या कहता है? आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, जहां तक मेरा आकलन ये है कि जिन जिन सीटों में बीजेपी और आरजेडी का मुकाबला रहा है, वहां पे बीजेपी ने ज्यादा अच्छा किया है। मगर ये जिन जिन सीटों में आरजेडी और जेडीयू का मुकाबला रहा है, वहां जेडीयू नीचे आई है। और उसका कारण ये बिल्कुल साफ है कि एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ थी और अनएम्प्लॉयमेंट और ये सारे इश्यूज थे। मगर मेरे को लगता है कि जो एलजेपी ने जो सीटें लड़ी हैं, जितनी उन्होंने काफी जो ऑपोजिशन का वोट को फ्रैगमेंट किया है। अब एक आंकलन ये भी आ रहा है कि अगर एलजेपी साथ लड़ी होती बीजेपी जेडीयू के साथ, तो शायद नीतीश कुमार की पोजीशन भी थोड़ी इससे बढ़िया होती। नीतीश कुमार इतना नीचे नहीं आते, ये भी एक आकलन हुआ है। तो नेट मेरा ये मानना है कि एलजेपी अलग जो लड़के जो वोट काटा है, इससे बीजेपी को फायदा हुआ है। ठीक है, आपने इसका जवाब ले लेना। मुझे चलिए, मनोज तिवारी चले गए, वरना मैं चिराग पासवान को लेकर जरूर सवाल करना चाह रहा था। रोहित चहल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, अब तो देखिए चीजें साफ होने लगती हैं। मुझे लगता है कि आप लोग शायद रणनीति का खुलासा कर दें। ये चिराग पासवान केंद्र में साथ हैं, राज्य में अलग हो गए। ये कहा जा रहा था कि वो हनुमान बन गए, लेकिन आग कहाँ लगने वाली है, लंका में या अयोध्या में? ये पूरा खेल क्या था, समझाएंगे क्या आप? देखिए, पहली बात तो एनडीए के जो हम साथी लड़ रहे थे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे हम हो, चाहे वीआईपी हो, यही 4 पार्टियां थी जो मिलकर चुनाव लड़ रही थी। और कौन किसका खेल बिगाड़ रहा था, ये विषय इसलिए नहीं है क्योंकि हम लड़ रहे थे, वो हमारे विरोध में लड़ रहे थे, तो सीधी सी बात थी, वो हमारे विरोध में चुनाव लड़ रहे थे। और अब जो भी परिणाम आएंगे और जो नतीजे आएंगे वो सबके सामने होंगे। तो मुझे लगता नहीं कि उस पर कोई चर्चा की ज़रूरत है। और क्योंकि हम एक साथ एनडीए के जो भी घटक दल थे, हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। और वो ये सवाल रोहित इसलिए बन गया क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान आप लोगों की बी टीम है, और चिराग पासवान ने जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार हैं वहीं पर अपने सशक्त उम्मीदवार उतारे, आप लोगों को एक तरीके से वॉकओवर दे दिया। देखिए, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी थे, हम मजबूती से एक साथ नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे। और नीतीश जी जहां जेडीयू के उम्मीदवार थे, वहां पर आपने देखा मोदी जी ने वहां पर भी जाके प्रचार किया, नड्डा जी ने प्रचार किया। उसको जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, बता देते हैं उस तस्वीर के बारे में। देखिए, बीजेपी दफ्तर में जश्न शुरू हो गया है। भले ही बीजेपी के नेता टीवी पर बैठकर कह रहे हो कि थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, लेकिन बीजेपी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अब सब्र नहीं रख पा रहे हैं। वो जश्न में डूब गए हैं। देखिए, शंख बजा रहे हैं, गुलाल से एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली भी खेल रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। तो ये तस्वीर बीजेपी की है। हमने जेडीयू की तस्वीर भी, जेडीयू दफ्तर की भी तस्वीर देखी थी, वहां पर भी पटाखे जलाए जा रहे थे। लेकिन विनोद अग्निहोत्री साहब, जो सवाल राकेश ने रोहित चहल से पूछा था, मुझे लगता है उसका सही जवाब और सटीक जवाब आप दे सकते हैं, क्योंकि आप पत्रकार हैं। जो बिहार जीत हो गई है ढाका से बीजेपी के पवन कुमार जायसवाल, यानी कि अभी तक जो 3 अभी तक नतीजा है, उनमें 3 में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 3 जगहों से अभी तक नतीजे स्पष्ट हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं और 3 की 3 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई हैं। रोहित, आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले विनोद अग्निहोत्री साहब, क्या एलजेपी अलग होकर भी बीजेपी के साथ थी? क्या एलजेपी ने बिहार चुनाव में डेंट सिर्फ और सिर्फ जेडीयू को किया और बीजेपी को बड़ा भाई बना दिया? जी देखिए, ये तो बिल्कुल खुली किताब की तरह है। चहल जी भले न बताएं इस बात को, लेकिन ये बिल्कुल खुली किताब की तरह है कि एलजेपी के चुनाव लड़ने से बीजेपी को बहुत फायदा हुआ।
और जो बीजेपी पिछले चुनाव में 53 सीटें जीत पाई थी, वो इस बार अभी 73 का आंकड़ा आप लोग दिखा रहे हैं, रुझान में आगे है, चल रही 3 सीटें जीत चुकी है। तो इसका बहुत बड़ा कारण, क्योंकि एलजेपी ने सिर्फ वही उम्मीदवार खड़े किए जहां जेडीयू के उम्मीदवार थे, और जेडीयू के उम्मीदवारों का वोट एलजेपी ने बड़े पैमाने पर काटा है, जिससे जेडीयू की टैली नीचे गई है। और ये एक रणनीति थी, ये एक रणनीति बीजेपी की थी कि किसी तरह जो है जेडीयू जो है, जो बड़े भाई की भूमिका बिहार में है, वो अब छोटे भाई की भूमिका में आ गया है। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाए बीजेपी, क्योंकि कमिटमेंट है बीजेपी का, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है, नड्डा जी ने कहा है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री तो फिलहाल नीतीश कुमार ही बनेंगे, लेकिन फैसला अभी ये होगा कि क्या चिराग पासवान इसके बावजूद एनडीए में बने रहेंगे। रोहित चहल से पूछ लेते हैं, विनोद जी, रोहित चहल तो है ही, उनसे पूछ लेते हैं। रोहित जी जवाब दीजिए। देखिए, मैंने जिस तरीके से बताया कि हमारी जहाँ तक बिहार चुनाव की बात थी, तो वो विपक्ष में लड़ रहे थे और एकजुटता के साथ एनडीए की जितने भी हमारे जो साथी थे, हम मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और एलजेपी हमारे विरोध में थी। एक चीज़ जहाँ तक बात है कि भविष्य में क्या होगा, जो शीर्ष नेतृत्व है वो उस पर निर्णय लेगा, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो उस पर निर्णय लेता है, तो वो बैठ के उस पर चर्चा करेगा। वो भविष्य में क्या होता है वो भविष्य में आपको ध्यान में आ जाएगा, लेकिन वर्तमान में वो जरूर आपने देखा कि वो हमारे जो हमारा एनडीए था उसके खिलाफ चुनाव लड़े हैं और हम मजबूती से एकजुटता के साथ एनडीए के सारे घटक दल सरकार बना। बिल्कुल ये बोल नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे, क्योंकि रोहित चहल को पता है कि वो क्या बोल सकते हैं और कितना बोल सकते हैं, और पार्टी के लिए उनको क्या बोलना है उससे अलग कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन मोहित राज दुबे के पास हमें चलना चाहिए। हम मोहित का रुख कर लेते हैं, उसके बाद अनुमा जी का मैं रुख कर लूंगा। मोहित, जरा तस्वीरें दिखाइए जेडीयू दफ्तर की। जी बिल्कुल, जेडीयू दफ्तर की हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पे, कभी शांति का माहौल था कुछ वक्त पहले, लेकिन अब यहाँ पे हलचल आपको दिखाई देगी, लोग बैठे हुए दिखाई देंगे। इस खेमे में खुशी की लहर आपको दिखाई देगी। यहाँ से 50 कदम दूर आरजेडी का दफ्तर है, वहाँ पे गम का माहौल दिखाई इस वक्त आपको देगा। सुबह वहाँ पे थोड़ी हलचल थी, कार्यकर्ताओं ये अभी भी यहाँ इतनी शांति क्यों है? जो है तस्वीर बदल चुकी अभी भी यहाँ इतनी शांति क्यों है? अभी लग रहा है सस्पेंस, लोगों को लगता है कि पूरी तरीके से खुला नहीं। देखिए बिल्कुल यहाँ पे शांति अभी थोड़ी बड़ी खबर, एक मिनट में आता हूँ, आरजेडी को पहली हार मिल गई है। अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव हार गए हैं। दरभंगा ग्रामीण से आरजेडी के ललित कुमार यादव जीत गए हैं। ढाका से बीजेपी के पवन कुमार जायसवाल की जीत हो गई है। बेतिया से बीजेपी की रेणु जीत गई हैं। सुपौल से जेडीयू के विजेंद्र प्रसाद यादव जीत गए हैं। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव हार गए हैं। सबसे तेज अपडेट हम बिहार चुनाव को लेकर आपको दे रहे हैं। बिहार चुनाव के सबसे तेज नतीजे न्यूज नेशन पर। सबसे पहले हमने आपको रुझान दिखाए। मैं अनुमा जी का रुख कर लेता हूं। आरजेडी के प्रवक्ता होते तो जरूर मैं उनके पास जाता कि अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव हार गए। अनुमा जी, तमाम मुद्दों की बातचीत हुई, लेकिन आपकी पार्टी से जुड़ा सवाल, इस बार आप लोगों को ज्यादा सीटें मिल गई, तो भी स्ट्राइक रेट आपका काफी कम हो गया उसी अनुपात में। वजह क्या है इसकी? देखिए, कांग्रेस आज भी नेशनल लेवल की पार्टी है और ये चुनाव इस वक्त लोकल लेवल पर आरजेडी का जो एक तरह से मुद्दा था, और आरजेडी के तेजस्वी यादव इसका फेस थे। उन्होंने सारे मुद्दे वो उठाए जो नई पीढ़ी के मुद्दे थे। वो रोजगार का मुद्दा था, वो मजदूरों के अंदर आने का मुद्दा था। नहीं, ये स्ट्राइक रेट वाला सवाल अनुमा जी, वो तो नेशनल लेवल पर भी है ना। नेशनल लेवल पर भी आपके कितने सांसद हैं, ये स्ट्राइक रेट वाला सवाल तो वहां भी है। और ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों ने बिहार चुनाव में दम नहीं लगाया। राहुल गांधी लगातार पहुंचे, दमखम तो लगाया ना। देखिए, जैसे राजनीति संभावनाओं का खेल है, वैसे भी एक ही चीज स्थायी है, उसका नाम है परिवर्तन। तो ठीक है, एक चीज स्थायी ये भी है अनुमा जी, एक चीज स्थायी ये भी है कि राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त होता है, ना कोई किसी का दुश्मन होता है। कोई कभी भी किसी से हाथ मिला सकता है। ये तो आप लोगों ने पिछले 5 साल में करके दिखा दिया है। लेकिन देखिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। रोहित जवाब देना चाहते हैं, आपको उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमेंट एमके वेणु साहब आपसे मैं लेना चाहता हूं कि अभी जो परिस्थिति दिखाई दे रही है, एक सीट पर आरजेडी हार गई है और बाकी जो 4 सीटों के नतीजे हैं उस पर जेडीयू और बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। तो रुझान बदल रहे हैं अब नतीजों में, लेकिन वही रुझान जो इस वक्त टेली बार पर आपको नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये रुझान जो है आगे कहीं ना कहीं नतीजे हो सकते हैं। देखिए, मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूं, जो अभी इलेक्शन कमीशन के जो अफसर ने अभी कुछ देर पहले बताया था कि करीब 30% वोट काउंट हुए, 30 से 35। अभी भी मतलब 65% वोट तो काउंट हुए नहीं है। अभी तक मैं मानता हूं कि रुझान बीजेपी के फेवर में है,
मगर हमें वेट करना चाहिए 2-3 घंटे और, क्योंकि ये पहला मैं देखा असेंबली इलेक्शन जो है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इतना लंबा, मतलब काउंटिंग इतना लंबा खींच रहा है कि कमीशन कह रही है कि रात को 11 बजे तक पूरी काउंटिंग होगी नहीं, क्योंकि पिछले चुनाव में आपको याद होगा 3-4 बजे। इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है, मुझे माफी के साथ रोकना पड़ रहा है वेणु जी, क्योंकि कमर्शियल है, ब्रेक लेना है। इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है कि चुनाव आयोग के पास जो वर्कफोर्स है वो थोड़ा सा कम हो, दूरी रखनी पड़ रही है कोरोना की गाइडलाइंस से, जिसका जिक्र किया गया। लेकिन ठीक है राकेश कि इस बार जो कोरोना की वजह से चुनाव कराए गए हैं तो लिमिटेशन रखी गई थी कि किस बूथ पर आप कितने मतदाता पहुंच सकते हैं और कितने वोट डाल सकते हैं, उसी आधार पर ईवीएम भी कैलकुलेट किए गए और उसी आधार पर अब गिनती भी हो रही है। तो यानी कि उसमें थोड़ी देरी होगी। चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बात कह दी गई। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। तमाम हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे सटीक नतीजे और रुझान हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले दिखा रहे हैं न्यूज नेशन पर ग्राउंड जीरो से। आप बने रहिएगा हमारे साथ।